जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 9 जी। बस बच्चे बस ख़त्म बातें। अच्छा जी, हमने लेक्चर नंबर 8 में क्या पढ़ा था, याद है जी किसी को? लेक्चर चूंकि लिया ही नहीं होना किसी ने। लेक्चर लिया भाई? ईमानदारी से बता दें जी, हाथ खड़ा कर लें जी जिसने लेक्चर लिया है। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश जी, हाथ खड़ा करें जी, जल्दी जल्दी जल्दी, जिन्होंने लेक्चर लिया है। नहीं लिया लेक्चर, नहीं लिया नहीं लिया लेक्चर जी भाई। नहीं, कुछ तो आज पीआरसी वाले आ गए हैं ना क्लास में। आप लोगों ने कितने लेक्चर्स कवर कर लिए हैं जी? हैं? अभी लेक्चर लिए ही नहीं है? हैं? नहीं तो वो लेक्चर्स नहीं लिए पहले जो 8 हैं या यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो किसने लेने थे? वो कब लोगे? जल्दी बताओ, जल्दी, शाबाश भाई। उसके बगैर नहीं समझ आनी बातें। वो लेक्चर गो थ्रू कर लो। देयर इज द पॉसिबिलिटी कि नई चीज ना हो पहले 3-4 लेक्चर्स में, आगे नई चीजें होंगी, लेकिन वो लेक्चर लो, दोबारा सारी चीजें रिवाइज होंगी। जितनी जल्दी कवर कर लेंगे फायदा होगा। और ये जो पीआरसी वाले जिन्होंने अभी आना है उन तक भी ये बात पहुंचा दो। जिस तरह जंगल में आग नहीं फैलती, ऐसे ऐसे इस बात को फैला दो। इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, और भाई जो पुराने क्लासेस जो शुरू से ले रहे हैं, भजन क्या ख्याल है? लेक्चर के बगैर जादूगर हैं आप? ABC नहीं समझ, ABC ये नहीं आता, डायरेक्ट GH पे चले जाएं, फिर हम KLMN समझ आ जाएगा आपको। ऐसे टाप के चले जाएं, समुंदर है वो भाई। ऐसे नहीं होगा। क्या उसका नाम है, वो लेक्चर नहीं लेंगे तो आपको कैसे समझ आएगा? चलो कुछ बच्चों ने लिया हुआ है, ठीक, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लिया भाई क्या करें आप बताओ? क्लास में तालियां मारें फिर? हाँ, आपको क्या खाने में पसंद है भाई? हॉबी क्या है आपकी? कलर आपको कौन सा पसंद है? एक्स्ट्रा टाइम में क्या करते हैं? मोबाइल में ऐप कौन सी पसंद है? अब ये बातें तो नहीं हो सकती ना इस तरह। कोई प्रोफेशनल क्लास है ये, तो इस तरह की बातें तो मेरा नहीं ख्याल हमें करनी चाहिए क्लास में, मुनासिब नहीं लगता ना। क्योंकि जिस चीज की क्लास है वही बातें क्लास में अच्छी लगती है ना। जी मैं आपको बताऊं, आपका फेवरेट जी क्या उसका नाम है जी, कौन सी पर्सनैलिटी आपको सबसे अच्छी लगती है जी? क्रिकेट में टीम कौन सी सबसे अच्छी लगती है? प्लेयर आपका फेवरेट कौन है जी? आपको मेसी अच्छा लगता है या आपको रोनाल्डो अच्छा लगता है? रोनाल्डीनियो भी वो जी, कौन सा सबसे आपको बेहतर लगता है? मुनासिब नहीं है। चांद, बाबर आजम, कोहली का कंपैरिजन किसके? इररेलेवेंट बातें हैं सारी। क्या है? इसलिए क्लास में FAR1 की क्लास में मेरे चांद हम FAR1 की ही बातें करेंगे, फिर ही फायदा होगा ना। तो वो लेक्चर लेके आना था, लेक्चर नंबर 8। जिन्होंने नहीं लिया, जिन्होंने लिया उनसे मैं मुखातिब नहीं, उनको तो शाबाश ही दे रहा हूँ। शाबाश, वेल डन, छा छू गए आप लोग। किसमें क्या हुआ था? वो मैं जाता था, मैं कपड़े चेंज कर रहा था। देख लो। अच्छा, बस लेक्चर समझ आ गया ना। लेक्चर समझाना था, कपड़े थोड़े देखने थे। अच्छा जी, चलो बहरहाल भाई, इसलिए मुझे इस बात का पहले से अंदाजा था, क्योंकि हम भी इसी लाइफ से गुजर के आए हैं, हमें बच्चों की नेचर थोड़ी बहुत पता होती है। लेकिन मुझे ये भी था कुछ बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं, वो लेक्चर लेके आएंगे। चलो गुड। बहरहाल जी, अब ये लेक्चर आपने कवर कर लेना है, सही है सर? ये जो 2 दिन के लेक्चर्स हैं ये आपने कवर करने हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। सर मैं क्या करता हूं, मैं ना थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करूंगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 8 में हमने ना डिस्पोजल की जनरल एंट्री पे गुफ्तगू की थी, याद है आपको? उसके सेकंड पार्ट में हमने कहा था डिस्पोजल जो है थ्रू नॉर्मल डिस्पोजल है, ऐसे ही है ना। फिर मैंने कहा था डिस्ट्रक्शन जिसे आप कहते हैं, फिर कहा था जी डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, ये याद है किसी को? अब मैं थोड़ा सा परेशान करने दें आज, मुझे आज परेशान करने दें। डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज में कितनी चीजें हैं? 5। जरा थोड़ा परेशान होंगे तो बात समझ आएगी ना जरा जी। 5 हैं। कितने स्टेप्स हैं? इनको परेशान करेंगे तो ये लेक्चर लेंगे ना 5। और ये सवाल में आ जाता है, ये पेपर में, ये वाली एडजस्टमेंट जो है ना। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है जी? नया एसेट है, सही है सर, लेकिन नया एसेट खरीदा, बदले में पुराना एसेट दिया, आप कुछ ना कुछ पेमेंट भी की होगी, ऐसे ही है ना। कुछ ना कुछ पुराने एसेट जब देंगे तो नए एसेट के साथ जो है ना वो पेमेंट भी। फॉर एग्जांपल जी, नया एसेट 100 रुपए का, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 50 रुपीज की। इसका मतलब है वो जो दूसरा एसेट पुराना है वो बदले में दे दिया ना आपने। इसे कहते हैं एक्सचेंज। क्या कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं। अब इसमें स्टेप्स, नॉर्मल डिस्पोजल के सवाल में कितने स्टेप्स हैं जी? 4। कौन कौन से? परेशान हो जी। नॉर्मल डिस्पोजल के सवाल में कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स हैं। कितने हैं जी? पहला, एसिड को किताबों से बाहर निकाल लो। दूसरा स्टेप, मैं अगर
मैं अगर चाहूं ना तो नॉर्मल रूटीन यही होती है, मैं एक एक चीज लिख रहा होता हूं बोर्ड पे, स्टेप 1 2 पूरी एंट्री नहीं करके दिखानी जी। एसेट को किताबों से बाहर निकाल लो, उसकी कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लो, आनिया या जानिया। चलो दूसरों के साथ मिलके बोल तो लो ना, होंठ तो हिला लो ना। नहीं भी आता हो तो बंदा दूसरों के साथ मिलके होंठ हिलाए, सर को लगे कि मैंने भी साथ हिस्सा डाला है जी। बा आवाज़े बुलंद कहें एसेट की जानिया क्रेडिट, एसेट की जानिया क्रेडिट। ये स्टेप 1 है। दूसरा स्टेप बताओ बच्चों, उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल लें, यानी उसका मुराद एसेट है जी। ये स्टेप नंबर 2 है, सही है ना। आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर वैसे कॉन्ट्रा एसेट की क्रेडिट है, इसको जब किताबों से बाहर निकाल लेंगे तो भैया डेबिट हो जाएगा। ये स्टेप 2 है। तीसरा क्या है मेरे भाई, लक्ष्मी को रिकॉर्ड करें, यानी आपने पैसे दिए होंगे ना जी भैया, अब क्या करें? नहीं, आपने एसेट बेचा तो पैसे आपको रिसीव हुए होंगे जी। कैश की आनियां डेबिट होती हैं, डेबिट। और ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया था प्रॉफिट और लॉस को, बहुत डिटेल में समझाया था, आपको याद होगा। अगर लॉस है तो डेबिट साइड पे, गेन है तो क्रेडिट साइड में। ये तो मुझे अच्छी तरह याद है, लेक्चर नंबर 5 में समझाया था शायद, है ना, या 6 में, हाँ 5 या 6 में समझाया था। बहरहाल जी ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज जी। एसेट को किताबों से बाहर निकालने पुराने वाले को, स्टेप 1 क्रेडिट हो गया जी, एसेट की कॉस्ट क्रेडिट। दूसरा स्टेप क्या है जी, एस जी न्यू अभी कहां से आ गया, उसकी यादों को, पुराने एसेट की यादों को किताबों से बाहर निकाल लें, स्टेप नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। तीसरा स्टेप, नए एसेट को किताबों में क्या करो, रिकॉर्ड करो। नए एसेट को किताबों में उसकी कॉस्ट होगी, उसको रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट। ये नया एक स्टेप आ गया ना। चौथा, अब बच्चों आपको ना कैश अगर आपने पे किया है तो कैश की नेचर क्या होती है जी, एसेट है ना, डेबिट। अगर कैश आपको मिला तो डेबिट, और अगर पे किया तो क्रेडिट, और बाकी बैलेंसिंग प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। डन भाई, डन सर जी जी। ये आपको पिछले लेक्चर में बताया था सर, ओके है। ये लेक्चर ले लें, शाबाश, ये लेक्चर ले लो जी सर। सर अच्छा जी, नेक्स्ट जी, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना थोड़ा सा ना हट के टॉपिक पढ़ाने लगा हूं आपको। ये वैसे पहले हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा था ना एसेट की, लेक्चर नंबर 7 था शायद, एसेट की कॉस्ट में किन किन चीजों को हम ऐड करते हैं। ये मैं उस पर वापस आ गया। वैसे लिंक तो ये था कि आज हम मजीद प्रैक्टिस किसकी करते, वो डिस्पोजल की, उस तरह के सवाल करते एक्सचेंज वाले। अब वो फिर कल इंशाल्लाह देखेंगे, आज का टाइम इनको दे देते हैं, लेक्चर कवर करने ये जी। क्वेश्चन नंबर 1 जी, आएंगे इधर, पास पेपर का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर ये होगा जी 1। सर कहता इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 कैलकुलेट, कैलकुलेट जी, कैलकुलेट। ये पेज नंबर पास पेपर में देख लो ना जाके जी। इतनी हिम्मत तो करो ना मेरे चांद, इतने नाजुक हैं आप कि ये पास इंडेक्स से वो भी नहीं देख सकते। देखो जल्दी, शाबाश। कौन सा क्वेश्चन अभी बताया, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1। बबलू जी, बबलू इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएंगे ना। रिजल्ट कब है? आहा 28 को। अभी बड़े दिन पड़े, अभी 8-9 दिन तो सर जीने दें हमें, ना टेंशन दें। 9 दिन हमें कुछ ना कहें, कुछ नहीं कहते मेरे भाई। चलें बहरल, इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 कैलकुलेट कॉस्ट एट विच द प्लांट वुड बी कैपिटलाइज, यानी एसेट की, यानी एसेट में किन किन चीजों को, एसेट की कॉस्ट में किन किन चीजों को आपने ऐड करना है, इसे कैपिटलाइज करना कहते हैं। दूसरा स्टेप कहता है, दूसरा पार्ट, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 अंडर द सीधा लाइन मेथड। ओके भाई, ले जी इधर आ जाएंगे सर। कहता जी हाँ, अमार इज अ मैन्युफैक्चरर। क्या सर? मैन्युफैक्चरर कौन सा बंदा है जी, चीजों को बनाता है फिर बेचता है, ऑफ पर्सनल प्रोडक्ट्स, पता नहीं कौन सी, अब मैं प्राइवेसी पसंद करता होगा ना। एंड हैड फैक्ट्री इन 2 डिफरेंट मुल्कों में या शहरों में, शहरों में। ऑन 1 नवंबर 2011 ही बॉट अ न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट, एक नया प्लांट ले लिया जी उसने, फ्रॉम क्रॉन्स इन कॉर्पोरेशन USA, यानी बाहरले मुल्क से प्लांट आ गया। सर इंपोर्ट किया होगा ना सर।
कहता है जी द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द प्लांट वॉज रुपीज 250 मिलियन। कितना बच्चों? कहता अदर रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। अच्छा, एक मैं आपको मशवरा ये दूंगा, आपने एक नजर ना क्वेश्चन में डालनी है। किस पे? क्वेश्चन पे एक नजर क्वेश्चन में डालें और देखें मुझे डेटा किस तरह का दिया हुआ है। डेटा किस तरह का है? रुपीज इन थाउजेंड में है, रुपीज में है या मिलियन में है? मिलियन में है। किस में है? तो आपको ना फिर एक चीज डिसाइड कर लें, आपने क्वेश्चन को रुपीज में करना है, थाउजेंड में करना है या मिलियन में। जी, ये डेटा मिलियन में है, ये डेटा किस में है? मिलियन में। इधर डेटा मिलियन में, इधर डेटा मिलियन में, इधर डेटा मिलियन में, इधर डेटा पर मंथ मिलियन में, इधर में। तो मिलियन में सवाल कर लेते हैं। जब सारा डेटा ही मिलियन में है तो भाई ठीक है, फिर मिलियन में करते हैं। हमने तो कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा मेरे ख्याल किसी चीज को, इसको करना पड़ेगा, देख लेंगे। ले सर। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताएं जी, अब हमें ना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एसेट की कॉस्ट की। किसकी मेरे भाई? एसेट की कॉस्ट की। आप नहीं करवानी है भाई, हो जाए शुरू। शाबाश। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, शाबाश, इधर देखो। ये है जी 250 मिलियन। क्या है सर? कैलकुलेटर पकड़ लें, कैलकुलेटर पे इंशाल्लाह सॉल्व करवा देना क्वेश्चन। जी आसान है ना यार ये तो। क्या था? अदर रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट। क्या बच्चों? ये जो कॉस्ट है ना, ये इंपोर्ट की है। किसकी है बच्चों? इंपोर्ट की कॉस्ट होती है ना। कहता जी एलसी ओपनिंग चार्जेस। पहले समझ लें, ये मैंने समझाया कभी लफ्ज नहीं। एलसी ओपनिंग चार्जेस के होते हैं सर, जब आपने इंपोर्ट करवानी होती है ना, तो आप ना बैंक को इन्वॉल्व करते हैं अपने। किसको इन्वॉल्व करते हैं? जी, इंपोर्टर भी अपने बैंक को इन्वॉल्व करेगा। सही है जी। इंपोर्टर कौन होगा? जो इंपोर्ट कर रहा होगा ना। आपने अगर आपको चीज चाहिए तो यू आर इंपोर्टर। सही है जी। और बाहरले मुल्क वाला बंदा जो है यानी वो एक्सपोर्टर होगा ना। अच्छा, दोनों जो है अपनी कंट्रीज के ना जिस मर्जी बैंक से कांटेक्ट कर ले उनको इन्वॉल्व करेंगे। सही है सर जी। अब सर जी ये पैसे की जो लेन देन है ये बैंकिंग चैनल के थ्रू होती है नॉर्मली। किस में होगी भाई? जी। अच्छा सर, अब क्या उसका नाम है, जब आप ना बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले कहेंगे कि सर ठीक है आपने इंपोर्ट करनी है, इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? उन डॉक्यूमेंट्स को बनाना। सही है सर। दोनों पार्टी से साइन वगैरह करवाना। इसके लिए ना हमें आपका ना कोई अकाउंट भी शायद खोलना पड़े, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना पड़े। उसे कहते हैं एलसी ओपनिंग चार्जेस। क्या कहते हैं? टेक्निकली लफ्ज इस्तेमाल होता है बैंक की टर्मिनोलॉजी में एलसी ओपनिंग चार्जेस। क्या सर? याद रखिएगा बच्चों, ये हमेशा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। ये इंपोर्ट के लिए जरूरी होता है। क्या होता है बच्चों? ये इंपोर्ट के लिए खर्चा होता ही होता है। एलसी चार्जेस जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ये 1 रुपया बच्चों जल्दी से 250 में ऐड कर दो। शाबाश, जल्दी करो, जल्दी करें जी भैया। इंपोर्ट टिक भी करते जाओ ना, टिक भी करते जाओ ना चन्न जी। इंपोर्ट ड्यूटी बताएं जी, ऐड होगी या नहीं? यानी ऐड करने का मतलब कैपिटलाइज करना है। क्या है भाई सर? होगा या नहीं होगा सर? क्या था? सेल टैक्स पेड। टैक्सेस के बारे में आपको रूल बताया था, कहा था अर्ज की थी। सुन ले अर्ज क्या की थी? टैक्सेस दो तरह। टैक्सेस का मतलब ड्यूटी हो गया सर जी, एक्साइज ड्यूटी हो गया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिसे आप कहते हैं, कोई इंपोर्ट की ड्यूटी हो गई सर। सही है सर। इस तरह की कोई भी लफ्ज आ गया, ड्यूटी, टैक्स, अगर तो मेरे भाई रिफंडेबल है तो कभी भी आप उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ये ओके है। और अगर नॉन रिफंडेबल है तो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दें, कैपिटलाइज करेंगे। सर क्या था? सेल टैक्स पेड रिकवरेबल अगेंस्ट प्रोडक्शन आउटपुट। अब मैं ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ये लफ्ज के लिखा हुआ है। वैसे तो खैर ये टैक्स वाले उस्ताद ही समझाते होते हैं। आप जब चीज खरीदते हैं ना उस पर टैक्स पे करते हैं। क्या करते हैं सर जी? जी, एक इनकम टैक्स है, एक सेल टैक्स है, दो है ना। आप ये टैक्स में कैफ 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। खैर बहरहाल इधर सेल टैक्स है। सेल टैक्स की नेचर ऐसी होती है, आप जब ना चीजों को क्या करते हैं बच्चों, चीजों को बेचते हैं तो आप कस्टमर से ना टैक्स रिकवर करते हैं। क्या करते हैं भाई? इसे जी ठीक है ना, सही है भाई। इसे इनपुट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा जी। अब ये टैक्स वाले उस्ताद खैर आपको डिटेल बताएंगे, मैं तो आपके बस नॉलेज में ये लफ्ज समझाने लगा हूं सर जी। उसके बाद जब आप चीजें खरीदते हैं ना, जब आप चीजें खरीदेंगे तो सर जी इस पर क्या होगा बताएं? शाबाश, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे ही सर, और टैक्स पे करना पड़ेगा ना। अब सर जी आप लोगों से टैक्स इकट्ठा भी कर रहे हैं, टैक्स पे भी कर रहे हैं। सर जी जितना टैक्स आपने पे किया भैया, अब क्या होगा बताएं? आपने लोगों से इकट्ठा भी किया होगा, जो इकट्ठा किया गवर्नमेंट को देना, जो आपने पे किया वो भैया उसकी आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा?
वो टैक्स में एक रूल होता है ना, एक्चुअल का 90% ऑफ आउटपुट, इस तरह की बातें होती है। बस छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इनपुट आउटपुट छोड़ो, वो खैर ये देख लेना इनपुट आउटपुट का, मैं कहीं आगे पीछे तो नहीं कर गया, बाहर छोड़ो जी। हाँ वो एक रूल होता है 90% वाला और एक्चुअल वाला, वो आपको टैक्स वाले साल बताएंगे। अच्छा बहरहाल ये जो है ना उन्होंने लफ्ज लिखा रिकवरेबल अगेंस्ट प्रोडक्शन आउटपुट, क्या जितनी प्रोडक्शन आपने की है ये बहरहाल आपको रिकवर हो जाना है। क्या हो जाना है बताएं बच्चों, इसको कैपिटलाइज करना है नहीं, इसकी तो एडजस्टमेंट मिल जानी है आपको। क्या मिल जानी है भाई? एडजस्टमेंट मिल जानी है। क्या मिल जानी है? ओके मेरे भाई, इसकी आपको क्या मिलनी है भाई? एडजस्टमेंट। क्या मिलनी है भैया? अच्छा अब जब इसकी आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगी तो मुझे बताइए कैपिटलाइज नहीं होगा। खैर ये सवाल में तो नहीं आपने कहीं भी ऐड करना है, इसे इग्नोर करना है। क्या करना है? लेकिन आपने नीचे नोट लिख देना है, सेल टैक्स पेड इज रिकवरेबल सो नॉट बी इंक्लूडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ प्लांट। एसेट का नाम प्लांट है। ओके मेरे भाई, सही है सर। अच्छा फिर इसको किधर रिकॉर्ड करना है? फिर ये कैपिटल एक्सपेंस नहीं है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। ये रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, अगर आप एक्स टैक्स कभी बना रहे हुए तो ये प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस आ जाएगा। ओके मेरे भाई, और सही है बच्चों, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस नहीं है। और ये बात समझ आ गई है चन्न? अच्छा क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, सर जी देखो ना, क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, क्लियरिंग का मतलब क्या? पोर्ट पे चीज आएगी, सही है ना, वो पोर्ट पे चीज आ गई ना, वो प्लांट पोर्ट पे आ गया, आपको सर वो क्लियरिंग के लिए ना कोई अमाउंट पे करनी पड़ती है, पोर्ट वालों को ना ड्यूटी श्यूटी पे करनी पड़ती है, अमाउंट पे करनी पड़ती है, वो हमेशा कैपिटलाइज होती है। और सर ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जी चीज को लेके आने का खर्चा होता है, ये भी एसेट की कॉस्ट में, सॉरी प्लांट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड। बताएं जी ये इग्नोर और ये क्या बच्चों? ऐड। बताएं जी ये तीनों ऐड करके कितना बना? 26 26 31। आगे 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 सर कहता है कॉस्ट इनकर्ड ऑन साइड प्रिपरेशन। ये साइड प्रिपरेशन के बारे में बताया था ना आपको। साइड प्रिपरेशन क्या होती है? सर जिधर प्लांट आना है ना, ऐसे नहीं हो जाना कि प्लांट आया ऐसे ताड़ करके लग गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको प्लांट जब आएगा तो प्लांट बड़ा हैवी किस्म का है, तो भाई 250 मिलियन का प्लांट है, कितने का है? और ये सवाल भी 2013 में आया है, अब तो पता नहीं कितने मिलियंस में चला जाना इसने। सर तो आप मुझे बताएं इतनी हैवी किस्म का जब प्लांट आएगा तो उसके लिए ना आपको साइड को, जगह को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा सर जी प्लांट किस साइड पे लगा लें, ये कि धुआं शुआं तो नहीं, क्या उसका नाम है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट तो नहीं करेगा, सर किस प्रोडक्शन जो है वो किस तरह ज्यादा हो सकती है हमारी, किस जगह पे लगाएं। एक टेम्परेचर भी चाहिए होता है ना, रूम टेम्परेचर उसे कहते हैं, वो भी तो प्लांट को चाहिए ना, तो वो फिर आपको उसके लिए ना साइड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसा प्लांट है वैसी साइड भी बनानी पड़ेगी। सही है सर? और सही है। अब उसके लिए कहता अमाउंट पेड टू कंसल्टेंट, वो जो आपने इंजीनियर साहब से या किसी प्रोफेशनल को हायर किया ना सर जी, उसको जो अमाउंट पे की प्रोफेशनल ड्यूटी, बताएंगे एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी? हाँ हाँ होगी होगी। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क सर जी, बताइए एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी या नहीं होगी? 3 रुपए ऐड होगा। कहता था अबव, अब ये सुन ले, अभी सुन ले जरा, जज्बाती नहीं होना। द अबव इंक्लूड्स, अबव का मतलब ये दो ना, बहरहाल जिसमें मर्जी कर लें, उसने कौन सा बताया? कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग। अंग्रेजी तरह गौर से पढ़नी है, अंग्रेजी का मसला वैसे। अबव इंक्लूड्स, अबव का मतलब इन दोनों में से किसी में, ये 5 बनता है ना, इस 5 में ये शामिल है बच्चों 0.8 मिलियन। ये मुझे बताएं ये जो मिस हैंडलिंग है, ये जो लॉस हुआ, वो मैंने एग्जांपल दी थी, मुझे याद है, शीशा पड़ा था आगे, प्लांट को कैरी कर रहे थे, सही है ना? बताओ इसको आपने क्या करना है बच्चों? अच्छा अगर नहीं, इग्नोर नहीं, अगर ये लिखा होता कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू, अगर सिर्फ इतना लिखा होता, फिर आप इसे इग्नोर करते, ये इंक्लूड है, क्या है? इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वरना एग्जामिनर आपको इग्नोर करेगा। जब एग्जामिनर इग्नोर करता तो अच्छी बात नहीं होती जी। उमर बेटा ठीक है ना? अच्छा अब ये 5 में से आपको 0.8 क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये कितना बना फिर? आप इस तरह कर लीजिएगा ना, 3, आप जिसमें से मर्जी माइनस कर दें, बस 5 लिख के या 3 में से ये माइनस कर दें। 2.2 क्या होगा बच्चों जी? हाँ वो जाके सोल्यूशन में देखें, जल्दी जल्दी साथ साथ सोल्यूशन देखते जाइए, इसका आसान सा सवाल है चन्न जी। भाई मेरे ठीक है, वेयर इज योर किताब? ले लो मेरे भाई, ले लो ले लो किताब ले लो जी। शामा नहीं पानी है भाई, जल्दी जल्दी देखना है जी, इससे बेहतर था मैं करवा ही देता। और नया स्टैंडर्ड बनाने लग पड़े हो। ओ गुड्डू हेलो,
ओ चांद, अभी तो मैं उस पर गया ही नहीं हूँ। अच्छा अभी तो मैंने कहा है इसको देखो ना, ये 0.80 माइनस कर दिया ना, बस सही कर। आगे साथ साथ दिखा रहा हूं कि वो भी देखते जाओ जरा, कॉन्फिडेंस आ जाए हम सही है। द प्लांट वॉज रिसीव्ड एट द साइट ऑन 1 Feb 2012। प्लांट कब आ गया बच्चों साइड पे? कहता था इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन 3 महीनों में एट अ कॉस्ट। अच्छा मेरी बात सुन ले, बात सुन लो बच्चों, एक बहुत तवज्जो से बात सुननी है। प्लांट आ गया, क्या हुआ भाई? प्लांट आ गया आपके पास। अब सर जी जिस दिन प्लांट आता है ना, आपने ऐसे ताड़ करके उसे लगा नहीं देना, सही है ना? जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एसी है, क्या है? ये एसी है जी भाई। इस एसी के लिए, ये छोटा सा एसी, आपको ये इंस्टॉलेशन करनी पड़ी होगी, ये दीवार को, ये साइड को प्रिपेयर करना पड़ा होगा, ऐसे ही है ना? या फिर इस तरह कस्टमर आई, कस्टमर्स के लिए एसी लगवाया, कस्टमर कह रहे हैं सर गर्मी है, आप कस्टमर को एसी नीचे लगा जिधर से हवा लेनी, मुनासिब नहीं होता ना ऐसे के, तो एक जगह पे फिट करना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा? इधर फिट करना पड़ेगा, अपनी जगह पे लगाना पड़ेगा इसको। और सही है, अब देखो ना, मतलब आपको गर्मी लग रही है, अब एसी नीचे है, तो अब ये काबिल इस्तेमाल हालत में नहीं है, अभी ये काबिल इस्तेमाल हालत में नहीं है। अब ये तो नहीं बंदा कहता गर्मी लग रही है आप एसी उठाएंगे सर ये ले हवा ले लें, तो ये नहीं, इस तरह दीवार में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसकी इंस्टॉलेशन पे खर्चा आएगा ना सर जी, वो कैपिटलाइज होगा। वो क्या होगा भाई? वो क्या होगा बच्चों? कैपिटलाइज होगा। और याद रखना जिस दिन प्लांट आ जाता है, एक कॉन्सेप्ट है अवेलेबल फॉर यूज। क्या भाई? अवेलेबल फॉर यूज एसेट तब नहीं होता जबकि उसका नाम है आ गया, जब इंस्टॉल हो गया। क्या हो गया? और इंस्टॉल होने के बाद आपने उसका टेस्ट रन भी परफॉर्म कर लिया, टेस्ट रन कॉस्ट भी होती है, तब जाके एसेट जो है ना वो काबिल इस्तेमाल हालत में आता है। उससे ऑनवर्ड्स आपने डेप्रिसिएशन करनी होती है 4। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने जुबानी बताया, अभी इसकी एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। बहरहाल अभी इस सवाल में ऐसे कर लेना है, बाद में एग्जांपल भी करते हैं। अवेलेबल फॉर यूज क्या है? ये क्या सर आपने भी कहानी शानी बता दी है जी। इधर आए जी, ये 1 Feb 2012 भी कहता है इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड 3 महीनों में। प्लांट कब आ गया था साइड पे? 1 Feb। 3 महीने आजकल के मुताबिक कितने बनते हैं? फेब, मार्च, अप्रैल, यही बनेगा ना जी। इसका मतलब है जी 1 मई पे, 1 मई पे क्या हो गया मेरे भाई? बताएं शाबाश, ये प्लांट रेडी टू यूज था, अवेलेबल फॉर यूज था। अब अच्छा जी कहता है ये 6 मिलियन है जी इस पे लगा, ये 6 मिलियन ऐड हो जाएगा? वो ऐड हो जाएगा ना, कर दो ऐड कर दो, शाबाश। और आगे कहता था नेट सेल प्रोसीड ऑफ टेस्ट रन प्रोडक्शन वर्क कितना जी? इसको क्या करना है? 1.2। असल में होता क्या, मैं बताता हूं आप। असल में जब आप ना टेस्ट रन कर रहे होते हैं ना, तो भाई उसमें से ना कुछ अच्छे यूनिट्स भी बन गए, टेस्ट रन कर रहे थे और अच्छे यूनिट्स भी बन गए, जो आपने यूनिट्स बनाने थे वाकई ही वो बन गए। अब आपने क्या कहा? आपने कहा यार देखो कुछ यूनिट्स बन गए हैं, इनको मार्केट में बेच देते हैं। क्या करते हैं? जब मार्केट में बेचा तो भाई जब आपने टेस्ट रन कर लिया, जब आपने फाइनल प्रोडक्ट बनानी है, तब भी तो मार्केट में चीजें बेचनी है ना। और अगर आज वो अच्छे यूनिट्स बन गए हैं तो ये भी मार्केट में बेचने हैं, तो ये तो आपकी इनकम नहीं होगी, फिर ये आपकी इनकम है। क्या है भाई? इसको प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना है आपने, लिख लो इधर, ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा ना। नहीं ये तो मेरा जाती ख्याल है, ये कोर एक्टिविटी वाली इनकम है आपकी, ये तो आपकी कोर एक्टिविटी वाली इनकम है। ये स्टैंडर्ड में तो नहीं इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन मेरा जाती ख्याल तो यही है, ये कोर एक्टिविटी वाली इनकम है। बाद में भी तो आपने ये यूनिट्स बनाने हैं ना, ये तो कोर एक्टिविटी वाली जी। अच्छा जी, बहरहाल छोड़ो, बहरहाल प्रॉफिट और लॉस में जाना है एज एन इनकम। ओके मेरे भाई, लें सर। अच्छा जी, पहले स्टैंडर्ड में चेंज था। पहले स्टैंडर्ड कहता था जितना टेस्ट रन है ना और जितने यूनिट्स बने हैं उससे जितनी इनकम आई, दोनों को आपस में नेट करो। क्या करो? अब ये स्टैंडर्ड में चेंज आ गया हुआ है, अब ये 2-3 अटेम्प्ट से ये चेंज हो गई है बात, सही है ना। अब ये पुराना रूल है, ये 6 मिलियन एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा, ये इनकम में शो होगा, इसे नेट नहीं करना। जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस बात को लिख लें कहीं। पहले स्टैंडर्ड में ऐसा था 6 मिलियन है ना टेस्ट रन फॉर एग्जांपल कॉस्ट, उसमें से 1.2 मिलियन एसेट को बेचा आपने, खर्चा हुआ टेस्ट रन का, एसेट को नहीं बेचा, एसेट से बनने वाली चीज जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेच दिया, उससे रिकवरी हुई 1.2 की। स्टैंडर्ड पहले कहता था 6 में से 1.2 मिलियन माइनस करके नेट कॉस्ट रिकॉर्ड करो 4.8। अब ये रूल चेंज हो गया है। क्या हो गया है मेरे भाई? ऑब्सोलीट हो गया। अब वो कहता है 6 मिलियन एसेट की कॉस्ट में रिकॉर्ड करो और ये आपकी इनकम है। ओके मेरे भाई, इसलिए मैंने लिखवा दिया सर कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन 1 मई। कब बच्चों जी? अब देखें एसेट रेडी टू यूज कब था? 1 मई पे। अब असल में कॉन्सेप्ट ये है, इधर देखो बच्चों,
एसिड कह रहा है मैं मुझे इस्तेमाल कर लो, मुझे इस्तेमाल कर लो, मुझे इस्तेमाल कर लो। किस दिन एसिड से ये आवाजें आ रही हैं? 1 मई से ना, और आपने वाकई उस दिन से इसको इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। ओके मेरे भाई, यानी इसका मतलब है जिस दिन एसिड अवेलेबल फॉर यूज था आपने प्रोडक्शन भी उसी दिन से शुरू कर दी। देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि एसिड से वादे आ रही हैं इस्तेमाल करने की 1 मई से, लेकिन आपने जो कमर्शियल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन ऑर्डर ही नहीं किया होगा ना, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की है जी 1 जून पे। अब ये दोनों तारीखों में क्या आ गया? कन्फ्लिक्ट, तजाद आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? अब मुझे बताएं बच्चों, आप जब एसिड है उसको डेप्रिशिएट ऑनवर्ड्स किस तारीख से करना है? 1 मई से या 1 जून से? बताएं जी। जून से ना चन्न जिस दिन एसिड अवेलेबल फॉर यूज होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल्स करवाता हूं, तसल्ली से करवाऊंगा, 2-3 एग्जांपल्स करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका सही हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है ना? अभी मुझे बताइए जी, इस दिन से क्या हो गया बच्चों? बताओ शाबाश। एसिड ने डेप्रिशिएट होना है। इधर लिख लो, इधर लिख लो। इस वजह से नहीं कि कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुई है, बल्कि बच्चों अवेलेबल फॉर यूज कब है? इसके साथ लिखो ना 3 मंथ्स टाइम। इधर लिखो अवेलेबल फॉर यूज है 1 मई 2012। ओ सही है चन, हेलो जी, ओ ठीक है जी। अभी बच्चे घरों में हैं, सही है ना? आपके जज्बात हालात भी बदले होंगे जी, आंसुओं में बह गए आपके सारे वही। तो भैया ये क्या पढ़ने, सीए में पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, ऐसे टेटो पार्टीज करने नहीं आते जी। जब कल नोटिस आया होगा तो आप बड़े खुश हो गए होंगे फिर, या हा मज़ा आया जी, सिमेट्री में आ गई चीज़ें दोबारा वापस, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पर्चे पास करने हैं अपने। सही है ना? या ऐसे कि यार क्या मुसीबत है यार, तो ठीक है कोई मसला नहीं है। पढ़ने को दिल नहीं करता, अब्बा जी को बता दें फलां काम कोई वो करना है, मैंने जो आपको अच्छा लगता है वो शुरू कर लें, फिर दफ़ा करें सीए को। क्या ख्याल है? तो मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है जो आपको नजर आता ना, यार फलां बंदा जी इस लेवल पे पहुंच गया भाई ये सारे मेहनत से आते हैं। क्या आते हैं? हाँ, अपनी किस्मत लक भी होती है, खैर वो थोड़ी बहुत होती है। ऐसा नहीं होता कि लक कह दी चलो रिताड़ करके। एक चीजें जो है ना ये सिमेट्री से चलती हैं। अल्लाह अपनी सुन्नत के मुताबिक दुनिया का निज़ाम चलाते हैं, कुदरत के मुताबिक नहीं चलाते। कुदरत में तो ये है कि ये भाई बैठे हैं, अल्लाह ताला ऐसे कादिर है ना कि भाई के यकदम क्या कहते हैं 60 साल की एज कर दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी ग्रोथ होगी। ऐसे ही है ना, ये अल्लाह की सुन्नत है। दुनिया का निज़ाम अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक चलता है। जिस चीज़ की मेहनत करोगे वो अल्लाह ताला आपके लिए आसान कर देंगे। भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक सुन्नत है, कुदरत है। अल्लाह की जो कुदरत है वो सुन्नत पे हावी है, लेकिन दुनिया का निज़ाम चलता कैसे है? अब कुदरत क्या है मेरे चांद? कुदरत ये है कोई गलत काम करे ताड़ करके फरिश्ता चपेड़ मारे। ये अल्लाह चाहे ऐसा कर सकते हैं ना, मेरे 2 फरिश्ते इधर बैठे हैं, इनमें चपेड़े मारने वाला भी एक चपेड़ मार ले अगर वो फारिग, तो इस तरह मसला तो नहीं है। लेकिन अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं, टाइम दो टाइम दो टाइम दो टाइम दो, एंड पे देखेंगे सारी चीजें। ये अल्लाह अपनी सुन्नत के मुताबिक निज़ाम चलाते हैं। हाँ, लेकिन अंदर ज़मीर है एक, वो देता है, कहता है हाँ बंदा बन जा, इंसान बन जा, इंसान बन जा। ये अंदर से बबलू भाई आवाज आती है ना एक, आपके अंदर तो ज़मीर भी काफी बड़ा हो, वाह हैवी किस्म की आवाज आएगी। ये बबलू भाई हमारे पीआरसी के दोस्त हैं जी, तो इनके साथ हमारा हंसी मजाक चलता रहता है। अच्छा जी, अब मेरे भाई देखो मेहनत करनी है आपने, क्या करना है जी। ऐसा ना हो कि क्या उसका नाम है फिर आप ये जहन में बिठा के बैठे हो कि कोई मसला नहीं है, घर बैठते हैं, लेक्चर तो यूट्यूब पे आते रहेंगे, इंशाल्लाह अब ये बंद हो जाएंगे। ठीक है ना, ये इंशाल्लाह हम करवा लेते, हो जाएंगे इंशाल्लाह 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 जी। तो सीरियस बच्चों की है, वरना ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए ना फिर। अच्छा सर, बहरहाल जी आगे आए जी। कहता ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स। अब मेरी बात सुने बच्चों, हमने एक लफ्ज पढ़ा था, क्या भला? एडमिन और जनरल ओवरहेड्स जो होते हैं ये कभी कैपिटलाइज होते हैं? ये नहीं होते भाई, ये कैपिटलाइज नहीं होते। कहता इंक्रीज बाय 1 मिलियन। कहता जी जिस महीने में प्लान इंस्टॉल हुआ, एडमिन जनरल ओवरहेड्स क्या हो गए बच्चों? बढ़ गए। ये हम कॉस्ट नहीं पढ़ रहे, ये हम ना काउंटिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? वो नहीं होता कि सारी इंक्रीमेंटल, वो छोड़ो उस बात को। कहता जी एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड, एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड जी। मेरे भाई इसको ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्या है? जनरल ओवरहेड्स हैं, क्या है भाई? इसको इग्नोर करना, ये प्रॉफिट और लॉस में चले जाएंगे। बाकी कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हम पेपर में ये दमशन लिख सकते हैं कि ये क्या उसका नाम है जी, साइड प्रिपरेशन की वजह से बड़े, ये स्पेसिफिकली इस वजह से बढ़ रहे हैं लिहाजा एसेट की, वो फिर अजम्पशन लेते रहे। नॉर्मल हम ये अजम्पशन नहीं लेते, जो जनरल रूल है बस उस पर रहते हैं जी। बच्चे कॉस्ट भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो फिर इस तरह कह देते हैं, इस तरह ना, हम इस तरह नहीं सोचते, कॉस्ट वाले इस तरह सोच लेते हैं, हम नहीं सोचते। सैलरी ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर इज रुपीज कितना बच्चों?
250,000 पर मंथ। अब मेरी बात सुनना भाई, एक बंदे की सैलरी फिक्स है, क्या है, एक बंदे की सैलरी फिक्स है, वो चाहे जितना मर्जी टाइम दे दे प्लांट को इंस्टॉल करने में, उसको 1 रुपया भी इसका नहीं मिलना। सही है सर, ये बात ज़हन में रखिएगा। हाँ, एक बंदे की सैलरी वेरिएबल है, वो कहते नहीं अगर आप अपना टाइम जो है ना इस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ऑरली जो है 1500 रुपया दिया जाएगा। अब वो जितने घंटे इस पे लगाएगा ना, वो हम कहते हैं ये इसको जो हमने प्रोफेशनल को पैसे दिए, जो वेजेस दी हैं, जो लेबर काम कर रही होगी, ये हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। लेकिन इधर जरा गौर से देखना, कहता है इस बंदे को जो फिक्स सैलरी दे रही है ना, कहता है ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 30% ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग द इंस्टॉलेशन। अब इधर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे आ जा या चला जा जी, इधर बच्चे क्या होते हैं भाई, कंफ्यूज होते हैं, क्या होते हैं। अच्छा, अब मेरी बात जरा तवज्जो से सुनिएगा, ये कोई नहीं कुछ कहता नहीं, मेरी तरफ देखें, ये मैं देख रहा हूं उसे। अच्छा इधर देखो भाई, अगर ये प्लांट इंस्टॉल ना हो, अगर ये प्लांट इंस्टॉल, तो इस बंदे की सैलरी में कोई कमी आएगी, इस बंदे की सैलरी में कोई इजाफा होगा? प्लांट आने की वजह से ना तो कमी है ना इजाफा, उतनी रहनी है। तो भाई ये आपकी क्या है बच्चों, बताओ शाबाश, बताएं बच्चों, ये प्रॉफिट और लॉस में चली जाएगी, ये कैपिटलाइज नहीं होगी। सही है सर, ओके है जी। कॉस्ट वाले क्या कहते हैं इसे, संक है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रहने दो, वो भी नहीं आती। अच्छा, कहता है स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू ₹2.5 मिलियन। ये बताओ जी, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट बताएं। नहीं मेरे चांस, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट जो है ना, ये समझाया था लेक्चर में बड़ा डिटेल जी। जब स्टाफ को आप ट्रेन कर, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एसेट है ना, देखो मेरी बात, हम एसेट की कॉस्ट में उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल हो, क्या हो। अब ये स्टाफ को ट्रेन किया, स्टाफ कहते हैं ओके अल्लाह हाफिज बाय बाय, स्टाफ कहते हैं मैं जा रहा हूं, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है मेरे भाई, इंसानों पे कंट्रोल नहीं होता ना। आप एग्रीमेंट भी कर लें फिर भी कंट्रोल नहीं है, एग्रीमेंट भाई वो वायलेट करके चले गए, सही है ना। बहरहाल इस पे हमारा कंट्रोल कोई नहीं है, ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगी। ओके मेरे भाई जी, बिला वजह हर चीज को ये नहीं करना, अगर इस वजह से है तो ये नहीं, इग्नोर। अच्छा आप मुझे बताएं टोटल कॉस्ट कितनी होगी है, बताओ बताओ, शाबाश शाबाश, कितनी कितनी, बोले बोले 291 पॉइंट। अच्छा जी, अब इधर देखो, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला याद है आपको, माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कहता था प्लान इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 15, लास्ट के अंदर इसकी लाइफ है, ये कहता विद नो रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू 0 है। स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला है ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, डिवाइडेड बाय बच्चों यूजफुल लाइफ जी। तो ये बच्चों बना जी, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस होगी, डिवाइड किया जी आपने 15 से, डिवाइड किया 15 से, मल्टीप्लाई बाय 1 मई से लेके दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं, 8/12 कर दो जी बच्चों। देख लो जी, ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, दोनों काम आपने कर दिए। ओके सर, और ये आपका क्या आ गया जी, कॉस्ट एट विच प्लांट वुड बी। ओके मेरे भाई जी जी, अब भी बच्चों आ जाते हैं, अभी इतना मसला नहीं है, ये आपको कॉस्ट निकलवाई जा सकती है। बड़ा सवाल दे 17-18 नंबर का, उसमें से ये 4-5 नंबर का ये दे दे, अभी भी आता है ऐसे, अभी भी आ सकता है मेरे चांद, अभी भी आता है, बड़े सवालों की एडजस्टमेंट आएंगी जिसमें ही आएगा। ले जी, अच्छा जी भाई, हर दौर के कुछ अपने तकाजे हैं, क्या हैं, अपने तकाजे हैं मेरे भाई। हर किसी का वक्त अलग है, जो आपके बड़े हैं उनका अलग वक्त था, तो जो जनरेशन चलती हैं वो अपने अपने वक्त के हिसाब से चलती हैं। अगर आप अपने इंशाल्लाह चिंटू मिंटूस को अपने वक्त के हिसाब से चलाना शुरू होंगे, वो कहेंगे यार अब्बा क्या खड़ूस आ गया यार, सारी खाता रहता है हर वक्त। तो हर किसी का जमाना अलग है, क्या है। तो जो बड़े थे उनके लिए यही मुश्किल था, उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी शायद, सही है सर। और आपके लिए अगर आप कहें पेपर बहुत मुश्किल हो गया, फैसिलिटीज भी बढ़ गई हैं। और अगर पुराने वाले जो बाबा हजरात हैं वो ये कहें कि जी हमने तो बड़ी तगदो से ये पढ़ा फलां किया, आज सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन तब पेपर भी थोड़ा आसान होता था। तो हर किसी का ज़माना अलग है भाई, जो जिसमें है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे जी मेरे भाई। नेक्स्ट आ जाए जी। अच्छा बच्चों, अब ना ये किताब का ना पॉइंट नंबर ई है, ये ज़रा थ्योरेटिकल पोर्शन निकालने हैं स्टडी नोट्स के, इसमें ई, ये मुझे पेज नंबर बता दीजिए शाबाश। ये मैंने इसलिए ना आज थोड़ा सा प्लान चेंज किया, वरना मैंने एक्सचेंज से आगे बात शुरू करनी थी, डिस्पोजल, सही है ना, वो उस तरफ, लेकिन मैंने कहा यार अब थोड़ा ये कर लें ताकि बच्चे अपना लेक्चर कवर कर लें। और वैसे भी कल तो मेरा ख्याल है लेट पता चला होगा ना आप लोगों को, लेकिन फिर भी माशाल्लाह
बच्चे आए हुए हैं जी, स्ट्रेंथ काफ़ी कम है लेकिन फिर भी बच्चे आए हुए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बैठे हैं माशाल्लाह। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग जो हैं, कौन कौन कल ही घर से आ गया था वापस जैसे ये खबर सुनी? इधर ही थे सर? अच्छा कुछ बच्चे, अच्छा चले माशाल्लाह। ले नहीं बहरहाल ये पेज नंबर बताना ना मुझे, नई किताब का कौन सा है? 140, पुरानी का भी आसपास ही होगा कहीं। ये पढ़ना है बच्चों। अब हमने एक कॉन्सेप्ट छोटा सा, कहता कमेंसमेंट एंड सीजेशन ऑफ, कमेंसमेंट का मतलब आगाज, क्या बच्चों? आगाज। और सीदेशन का मतलब क्या है बच्चों? सीदेशन का मतलब क्या है? काजी, ओ काजी भाई यार जाना ये ना जरा उनके ना एसी चला दें यार जी। यार 140 का है, इन्होंने देख लो 120 के आसपास देख लो, 120 कह रहे हैं जी, अब चेंज हो गया जी अपना 120 का लास्ट में। ये पढ़ो भाई, कहता कमेंसमेंट एंड सीदेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कहता डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस कब? व्हेन इट इज अवेलेबल, व्हेन एन एसेट, कहता एसेट पे डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। ओके भाई, ओके सर जी। अच्छा कहता जी फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय। इस औखी सी लाइन का मतलब ये है, मैनेजमेंट चाहती है इस एसी को हमने इधर इंस्टॉल करना है, सही है सर? इंस्टॉल करने के बाद ही काबिल इस्तेमाल हालत में आएगा ना। जो मैनेजमेंट की इंटेंशन है ना, जब वो इंटेंशन पूरी हो जाए, सही है सर, उसके बाद वो आपका एसेट क्या हो जाएगा? अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा, यानी काबिल इस्तेमाल हालत में आ जाएगा। अवेलेबल फॉर यूज का सादा मतलब क्या है? बोले शाबाश।